क्या वो आइन के मुताबिक हो रहा है? क्या वो रूल ऑफ लॉ है? क्या वो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है? अगर है तो फिर इनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहाँ पे गया? मेरे खिलाफ या मतीउल्लाह जान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, देखो यार ये किस किस्म की सहाफत कर रहे हैं, ये इनकी जुबान दुरुस्त नहीं है, ये वो नहीं है। भाई आप इसी जुबान की वजह से आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पीछे खड़े होते थे। मिलिट्री ट्रायल्स इन योर ओपिनियन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मैं किसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल का हामी नहीं हूँ सिविलियंस के लिए। टीटीपी के दहशतगर्दों का जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना था, जिन्होंने हमारे 143 बच्चे शहीद कर दिए पेशावर में, जिन्होंने हजारों हमारे फौजी माओ के बेटे इतने शहीद किए हुए, उनका भी जब आपने ट्रायल करना था तो आपने अमेंडमेंट की। वो दहशतगर्द थे, उनके लिए भी आपको आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ी विद सनसेट क्लास के 2 साल तक ये एक्टिव रहेगा। यहाँ पर ना आपको आइन में तरमीम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आप एक सियासी एहतजाज पर आप उठा के लोगों को लेके जा रहे हैं कि हम ट्रायल करेंगे। लाइक दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ। दूसरी चीज, उन पर FIRs क्या बनती थी? कारे सरकार में मुदाखलत की, आपने दहशतगर्दी की FIRs काट दी। आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर इसी तर्ज की पॉपुलिज्म की सियासत और रिवेंजफुल एंड विंडिक्टिव एंड एक जिसे कहते हैं इंसाइटमेंट टूवर्ड्स हेट्रेड की सियासत चलती रहेगी? विल ऑफ पीपल की जगह विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे जब तक बने रहेंगे, ना मुल्क में डिलीवर कर सकेंगे, ना अपनी जमातों की रूट्स मजबूत कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई नजर नहीं आ रहा, एंड उसकी वजह हमारी सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों है। सियासतदान इक्तदार के लिए हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। Ana Abdullah Hamad, and we are back with another episode of the WTI Talks. Today, our guest is someone who has been in the field of journalism for almost 18 plus years. Someone who has also worked behind the scenes, behind the screens of mainstream media, and also has written and also has produced and is now on YouTube. Now, why is he on YouTube? Was he forced? या अपनी डिसीजन थी? He's a producer, he's a journalist, he's a court reporter. We over here have असद अली तूर। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, आप बहुत जनरस हैं मेरे इंट्रोडक्शन में। That's completely true. That's completely true. असद भाई, आगाज से ही आप मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ बन गए, वजह इसके पीछे क्या? नहीं कोई मैं उनकी आवाज़ मैं नहीं समझता मैं बना हूँ। ये मेरी जॉब है, मेरा प्रोफेशन है। सहाफ़ी का काम क्या होता है? जो गैर आइनी हो रहा हो, जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो रहा हो, आपने उसको रिपोर्ट करना है। ये हमारे बहुत से दोस्तों की चॉइस है, वो अगर नहीं वो रिपोर्ट करना चाह रहे, वो आसान सहाफ़त करना चाह रहे हैं, तो भी उनकी चॉइस है। मुझे लगता था कि एक जेन्युइन इशू है ये, एक आप कह लें कि इंसानी अलमिया है इस मुल्क में जन्म लिया हुआ, और ये पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, अब तो ये 3री दिहाई है इस अलमिया को, और ये मुसलसल जारी है। तो कोई तो इनकी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुंचाए कि जहाँ पर सुनी जाए कि जो वो कर रहे हैं वो इंसानी ज़िंदगियों पर और ख़ानदानों पर क्या असरात डाल रहा है। तो शायद उनको अपने किए पर कोई नदामत हो, वो अपनी पॉलिसी को रिकन्सिडर करें, कुछ करें। और मैं आपको एक बात तो अमूमन लोग पूछते हैं कि यार आप जब कोई वीलॉग करते हैं या कोई इंटरव्यू करते हैं तो आपको होता है कि उसके कितने व्यूज़ आए, क्या हुआ, ये वो। तो मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बताऊँ, वैसे तो मैं हंसते हुए कहता हूँ यार बड़ी टेंशन हो रही है व्यूज़ आए हैं कि नहीं आए, लेकिन बिल्कुल आपको दिल की बात बताऊँ कि असल में मुझे सिर्फ एक वीडियो का होता है कि उसकी अच्छी रीच थी कि नहीं। वो जब मैं मिसिंग पर्सनस की या किसी भी ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के किसी लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़रूर होता है कि वो ठीक तरह से वीडियो चली कि नहीं चली, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार इनको लिए एक कोशिश की है, प्लेटफॉर्म दिया है, इनकी आवाज़ पहुंची है कि नहीं, तो वो मेरे लिए एक होता है। तो इसलिए मैं ये बहुत जेन्युइनली समझता हूँ कि ये सहाफ़ी का काम है कि ऐसे तबकात की आवाज़ आप उन ऐवानों तक लेके जाएं, और स्पेशली जबकि इनकी आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर दबा दी गई है। सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर ही आप पर यह भी इल्ज़ाम लगता है असद भाई कि इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी, गो के इस्टेब्लिशमेंट ने बाद में आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हो गए, एंड दे ट्राइड टू टीच यू अ लेसन टू।
ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आप ट्रेंड्स को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उसके बाद आपकी ट्वीट पे भी व्यूज़ आ जाते हैं, आपके वीलॉग्स के ऊपर भी व्यूज़ आ जाते हैं. हाउ डू यू टेक दैट? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार हूँ और बाद में जब मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो Yes. टीच मी लेसन. Yes. दिस इज व्हाट दे आर. Yes. And the second one was that मैं वो ट्रेंड्स और व्यूज के चक्कर में करता हूँ. अच्छा, एक बात हूँ, खैर ये मैंने इल्ज़ाम पहली दफ़ा सुना है कि मैं उनकी पैदावार हूँ. हाँ, ये ज़रूर अभी भी लोग लगाते हैं कि नहीं यार ये अंडर कवर नहीं, क्या वरना इस मुल्क में रह के इतनी बातें कैसे कर लेता है. ये मैं अमूमन सुनता हूँ, लोग कहते हैं. that is what I was trying to say कि अंदर खाते अंदर खाते मैं उन्हीं का आदमी हूँ और ऊपर से प्रिटेंड करता हूँ क्या मैंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फलान ये वो. ठीक है, तो देखें, अगर कोई समझता है कि मैं उनकी पैदावार हूँ, मैं दिसंबर 2005 से इस प्रोफेशन में हूँ और जिसने मेरे साथ काम किया है, मैंने बहुत से इदारों में काम किया है, एयरवे, डॉन, दुनिया और आज, समा, कैपिटल, पब्लिक, बहुत जगहों पर मैंने जॉब की है. सब जगहों पर सब जानते हैं कि मेरे जो जाने की वजह होती थी वो मेरे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ख्यालात ही होते थे. प्रेशर ही उस वजह से आता था कि ये चीज़ें करता है, ये फ़लाँ चीज़ लिख देता है, ये फ़लाँ चीज़ बोल देता है. ठीक है, या उनकी तरफ से कोई फरमाइश आती थी तो मैं उस शो में अकोमोडेट नहीं होने देता था. ठीक है, तो मेरी तो वजह ये थी कि यार ये, ठीक है, मुझे पहली दफ़ा 2016 में फोर्स लीव पर भिजवाया गया, जो पहला मुझे सबक सिखाया गया. ठीक, तो लाइक मेरा तो पहचान ये थी कि यार ये वो करता है और लाइक एक दफ़ा मेरे बारे में किसी ने वर्ड यूज़ किया, उसने कहा ये मैवरिक है. ठीक है, वो कहीं मुझे किसी ने इंटरव्यू किया तो बाद में उसने मुझे 2 दिन बाद उससे कॉल की. उसने कहा वैसे मैं इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछा, लेकिन बाद मैंने लोगों से आपकी फीडबैक ली तो उन्होंने कहा ये मैवरिक है, तो आर यू अ मैवरिक? तो मैंने कहा मैं अपना काम करता हूँ और जो मुझे मेरिट पे लगे वो चीज़ करता हूँ और जो मेरिट पे लगे वो मानता भी हूँ, लेकिन अगर मेरिट से हट के हो तो यस आई डोंट कोऑपरेट. तो मेरी तो वजह बदनामी ये थी कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसको लोगे तो प्रेशर आएगा. एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो असद भाई इमरान रियाज खान भी था और उसको एक सबक अच्छे खासे तरीके से सिखाया गया इन द रीसेंट टाइम्स. आपके साथ ये नहीं हुआ, ये क्रिटिक्स कहते हैं. ये बिल्कुल कंडेमिंग द वायलेंस दो नहीं, लेकिन एक चीज़ बताएं ना, क्या वो मेरे बारे में कह सकते हैं कि ये उनके जाके सेफ हाउसेस में डॉक्यूमेंट्स लेके स्टोरीज कर रहा था? कैन दे से इट? ठीक है, लाइक इमरान रियाज साहब तो खुद खड़े होके मानते थे, वो कहते थे तुम हमें बुला के फाइलें देते थे, तुम हमें बुला के कहते थे ये पूरे प्लान. ठीक है, बिल्कुल. फिर हमारे बारे में कोई कह सकता है, मतलब मैं अपनी ज़ात की, क्योंकि मेरी ज़ात के बारे में बात कर रहे, कोई कह सकता है कि ये भी जाता है सेफ हाउसेस में, ये लेता था फाइलें? आपके इस शहर में एक बहुत नोन जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त एक न्यूज़ चैनल हेड कर रहे हैं. ठीक, वो इनके लोगों को लेकर बगैर कंसेंट के मेरे घर आ गए थे. ठीक, उन्होंने मुझे कॉल किया, मिलना चाहता हूँ, मुझे लगा वो खुद मिलना चाहते हैं, तो मैंने अच्छा मिल लेते हैं. उन्होंने कहा कहाँ पर हैं आप? तो मुझे लगा, मैंने कहा कि लंच पे या कहीं पे बुला लेता हूँ. उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके घर आना चाह रहा हूँ. मैं सुबह का टाइम था, मैंने कहा आप कितनी देर में? उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में पहुँचूंगा, मुझे आपके पास आना है. अरे बाहर दरवाज़ा खोला तो वो साहब इन लोगों को लेके खड़े हुए थे. ठीक है, और उन्होंने बाद में जब मैं अरेस्ट हुआ तो उन्होंने, मैं आपको वो नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा, यू शुड वेरीफाई दिस जो मैं कहूँगा अकाउंट्स. ठीक है, और अगर ना हुआ तो प्लीज़ आप एक अलग अपना क्लिप रिकॉर्ड करके इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा कि ये असद ने जो मुझे बातें बताई थी झूठ बोली थी पॉडकास्ट में. उन्होंने उन लोगों को कॉल्स की, मेरे कुछ जानने वालों को, हालांकि अपनी तरफ से बड़ी समझदारी का काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वो इनडायरेक्टली मेरी खिदमत कर रही है, कि उन्होंने लोगों को कॉल्स की और उन्होंने कहा कि ये पागल है, इसके लिए बात करते हो, ये पागल है,
वो मैं लेके गया था, मैंने इसकी डील बनवाने की कोशिश की, तो ये कहता है मैं इस घर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ, तो मेरे लिए 2 रोटियां काफ़ी हैं, एक मेरी माँ खा लेती है, एक मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों की, ठीक है। तो अगर मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने की मुझे ख्वाहिश होती या मैं पास में रहा होता, तो मेरे हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मुझे अब ये 20 साल होने वाले हैं इस प्रोफेशन में, ठीक है। मेरा तो एक प्लॉट भी नहीं है यार, यहाँ पे तो लोगों ने फार्म हाउसेस बना लिए, ठीक है, कई शिकार कर करके, ये शिकार कर करके। अभी भी बाज जो पिछले कुछ अर्सा पहले ही हमारे एलाए थे, बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करते थे, ठीक है, वो भी रिसेंटली उन्होंने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ली है। मैं तो मुझे पता है मैं जो प्लॉट नहीं ले सकता, इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप कहाँ से ले सकूंगा, ठीक है। तो वो जो मर्जी जिसका दिल है कह सकता है कि जी ये तो अंडर कवर उनका है, ये फलान है, ये है, वो है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक पूरी मेरा कैरियर है, मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है, क्या वो ये बात कह सकते हैं मेरे बारे में? renowned names that you Yes, worked with. ठीक है, कोई उनमें से एक बंदा आज खड़ा होकर कह दे कि हाँ हम जानते हैं ये उनका आदमी था, या कभी इसके लिए उनकी कॉल आई थी कि इसको जॉब दे दो, कोई अगर ये कह दे, या कोई अगर ये कह दे कि जिसे कहते हैं असद उधर से कोई फाइलें लाके देता था हमें, ठीक है, आपको सब बताएंगे कि हमारे पर प्रेशर ही असद की वजह से आता था, ठीक है, कि ये कहाँ से लिया। और उस सब की वजह से करते करते आज मैं मेन स्ट्रीम से आउट हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद में 2020 में इस्लामाबाद जैसे शहर में सबसे हाईएस्ट पेड प्रोड्यूसर था। मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताऊंगा, बट लाइक जो सबसे हाईएस्ट पेड जो इस्लामाबाद में थे ना उस वक्त, मैं उनसे मोर देन डबल ले रहा था, ठीक है। लोग देखते थे रश से यार ये जो करता ना, और वो किसी सिफारिश की बुनियाद पर नहीं ले रहा था, अपने काम की बुनियाद पर ले रहा था। उसके बावजूद, इतना काम करने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, आज जो मैं उस वक्त सैलरी ले रहा था, ट्रस्ट मी आज उससे कम मैं कमाता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने अपना आपको आगे लेके जाना था तो मेरे ख्याल में मैं रास्ता, मुझे वो रास्ता मालूम था, अभी भी है, अभी भी है। और अभी भी आप थोड़ा बहुत पीटीआई के मेन स्ट्रीम पेजेस के ऊपर सिर्फ आपकी ही ट्वीट्स, आपकी ही वीडियो के क्लिप शेयर होते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर। तो देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी ना मैं आपको अब्दुल्ला भाई एक वजह बताता हूं। मेरा ये मानना है कि पीटीआई को कोई हमारे से कोई और उनसियत नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि इनको अब पीटीआई के वजह से डॉलर आ रहे होंगे। जो पीटीआई के जिन लोगों के आपने नाम भी लिए, इमरान रियाज साहब या और भी कई उनके नॉन व्लॉगर्स हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, आप इन लोगों के यूट्यूब व्यूज निकाल लें, मेरे अगर इनके 1/3 नहीं 1/4 भी हो अगर व्यूज, ठीक है, तो आई एम रेडी टू सरेंडर माई यूट्यूब चैनल, ठीक। तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, ट्रैफिक वो अपनी ही जो उनके मखसूस प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनको देते हैं, लेकिन उनको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है अपने लिए, ठीक है। तो वहां पे हमारे YouTube की वीडियो में मेरी 18-20 मिनट की वीडियो होती है एक व्लॉग की, वो उसमें से कोई 1 मिनट 1.5 मिनट का वो क्लिप निकालते हैं जो उनको सूट करता होता है, जहां पे मैं उनके बात का जहां पे मैं उनके राइट्स की बात कर रहा होता हूँ, उनके साथ होने वाली ज्यादती की बात कर रहा होता हूँ, वो क्लिप निकालते हैं, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन जगहों पे लगाते हैं। एंड इफ यू एवर नोटिस, वो उसके साथ कभी यूट्यूब का लिंक नहीं लगाएंगे कि ट्रैफिक इसकी वजह से, तो वो क्लिप वायरल हो जाता है। अब लोगों को लगता है वो देखो सुधरी तू तो पीटीआई की बात कर रहा है, ये वो कर रहा है, फलान कर रहा है। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ज्यादती। कौन सी ज्यादती के बारे में आप बात कर रहे हैं? यार देखें, हमें ये मानना होगा कि पिछले 1-1.5 साल में पीटीआई के साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं, ठीक है। उनको बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उनके क्या आज से पहले इलेक्शंस के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्या आज से पहले किसी जमात को कॉर्नर करने की कभी नहीं कोशिश की गई है? बिल्कुल हुई है। डिसमेंटल करने की कभी नहीं कोशिश की? बिल्कुल खत्म करने की नहीं कभी कोशिश? बिल्कुल हुई है, लेकिन
जिन जमातों की आप बात कर रहे हैं, जब नून लीग के खिलाफ ये हो रहा था फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड, इनफैक्ट 2014 ऑनवर्ड्स, तो या तो आप कहिए कि असद अली तूर आप उस वक्त बात नहीं कर रहे थे, No, obviously you were. ठीक You were. है, या जब पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, जब 2009 के बाद चौधरी कोर्ट एक्टिव होगी, क्यानी और पाशा एक्टिव हो गए, तो या तो आप कहें कि तब आप नहीं बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, तो फिर तो आप कहें कि यार मतलब दूसरों के साथ हुई तो आप नहीं बोले, इधर आप बोलने लगे, तो जब दूसरों के लिए बात की और वही चीज इनके साथ हो रही है, तो हम आज कैसे खामोश बैठ सकते हैं? हमें बात तो करनी होगी ना, और फिर करने वाले भी वही हों। Then this also justifies Salman Akram Raja's current position in PTI कि पहले वो नवाज के साथ थे, आज सलमान अकरम राजा के साथ हैं। So don't you think कि ideologies contradict यहाँ पे कह रही हैं? Don't you feel कि अगर तब ज्यादती हो रही थी तो तब भी अल्फाज का चुनाव ज्यादती जैसा ही होना चाहिए था, अल्फाज का चुनाव भी वही रखना चाहिए था जो आज के दौर में रखा जा रहा है? अगर आप मेरी बात करें, नहीं, मैं ओवरऑल जनरली मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। मैं एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर जो एंकर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उनके अल्फाज, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मेरे पर कभी कभार अब जो आजकल नए जिसे कहते हैं ना, वो इस निज़ाम के नए लोग हैं, और जो पिछले दौर में बड़े हमारे साथ सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करते थे, जो जर्नलिस्ट, ठीक है, जिनको अब मैं जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी कहता हूँ, ठीक है, वो अब मेरे बारे में ये कहते हैं कि असद अली तूर की ज़ुबान बड़ी सख्त है, ठीक है, ये ज़ुबान सहाफ़ी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इस पर आर्गूमेंट हो सकता है, मेरी ज़ुबान वाकई सख्त होती है, मैं मानता हूँ, और वाकई ही वो बहुत आइडियल ज़ुबान नहीं है, एंड दैट कम्स आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ हर्ट, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यही जुबान मेरी पीटीआई के दौर में भी थी, तब आप लोग मुझे खानों पे इनवाइट करते थे, अपनी फैमिली की शादियों पर इनवाइट करते थे, तब तो आपको जुबान से मेरी मसला नहीं था, यू आर ऑल ओके विद इट, इवन इनफैक्ट यू यूज्ड टू लव मी बिकॉज ऑफ माई दिस लैंग्वेज और दिस बोल्डनेस, ठीक है। अब जब वो घूम के आपकी तरफ आई तो आपको सारे एथिक्स याद आ गए, आपको मेयार याद आ गए, असूल याद आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मसला जुबान से नहीं है, आपका मसला ये है कि हमारे बारे में मत कहो, सबको कहो चोर हैं, हम हैं भी तो मत कहो। तो ये मसला है, और बिल्कुल हमारे बहुत से एनालिस्ट, बहुत से सहाफ़ी, यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी कहता हूँ, कि उस वक्त ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते थे। आज आप मुझे बताइए, पिछले 3 साल से शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क में कम से कम कागज़ पर तो हुक्मरान हैं जी, ठीक है, असल में तो नहीं है, लेकिन चले कागज़ पर हैं। पिछले 3 साल में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, अदलिया किस तरह से मैनेज नहीं हुई, ठीक है, किस तरह से लोअर कोर्ट्स में रात के 3-3 बजे तक ट्रायल करवा के एक हफ्ते में 3-3 सजाएं नहीं करवाई गई। एग्जैक्टली। इनमें से किसी ने एक भी स्टोरी क्यों नहीं की इसके ऊपर? क्या अभी जो कुछ हो रहा है वो आइन के मुताबिक हो रहा है? क्या वो रूल ऑफ लॉ है? क्या वो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है? अगर है तो फिर इनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां पे गया? तो इसका मतलब है फिर ये जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी है कि जब इनकी जमात इक़्तिदार में नहीं होगी या एस्टेब्लिशमेंट इनको अपनी गोद में नहीं बिठाए हुए होगी तो ये जर्नलिज्म शुरू कर देंगे। और जैसे ही इनकी जद्दोजहद ये होगी कि इमरान रियाज और सदीक जान को गोद से उठाओ और हमें बिठाओ, ठीक है, तो वो जैसे ही मौका मिलेगा तो जाकर उधर बैठ जाएंगे, इनकी सहाफत खत्म हो जाएगी। फिर ये मेरे खिलाफ या मतीउल्लाह जान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे कि देखो यार ये किस किस्म की सहाफत कर रहे हैं, ये इनकी जुबान दुरुस्त नहीं है, ये वो नहीं है। भाई आप इसी जुबान की वजह से आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पीछे खड़े होते थे, ठीक है, और आप भी वो बातें नहीं कह पाते थे जो आप हमसे तोको कर रहे थे, और हम कहते थे और आप पीछे से शाबाशन देते थे। आज आपको हमारी जुबान नजर आने लगी है। तो मेरा यही तो मसला है ना कि यार मतलब हालात नहीं बदले तो हमारी सहाफत क्यों बदल गई? हालात नहीं बदले तो सहाफत की बदलेगी, बिल्कुल सही आपने कहा। असद भाई, कमिंग टूवर्ड्स मिलिट्री ट्रायल्स, इन योर ओपिनियन
होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो किस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं किसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल का हामी नहीं हूँ सिविलियंस के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस के लिए नहीं है तो आप ये समझते हैं कि जो हसन नियाजी ने जो चीज़ की, जो पतलून वाली चीज़ की, क्या वो जायज़ थी? चलें, मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए तो क्या सिविलियन कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा यू डोंट नो हाउ सिविलियन कोर्ट्स आर मैनेज्ड। मैं यही आपको बताना लगूँ, जो हुआ उस 9 मई को वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल कभी मैंने जिंदगी में वायलेंस की हमायत नहीं की जी। चाहे वो किसी निजी शख्स की तरफ से हो या किसी सरकारी इदारे की तरफ से हो। मैं कभी वायलेंस की हिमायत नहीं करता जिंदगी में। तो 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ बदकिस्मती से उसका फोरम क्या था? वो सिविलियन कोर्ट्स थी। दूसरी चीज, उन पर एफआईआर क्या बनती थी? कारे सरकार में मुदाखलत की। आपने दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी, ठीक है, आप लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ले गए, ठीक है। क्या कोर कमांडर के घर पे हमला करना, एक डंडा बरदार फोर्स आके हमला कर रही है कोर के घर के अंदर, घर के ऊपर, ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? नहीं, मैं इसको दहशतगर्दी नहीं समझता। ओके। ये एक सियासी एहतजाज था जो वायलेंस में बदल गया। उसकी बुनियाद पे कोर कमांडर हाउस को उन्होंने आग लगा दी। हमला वो होता है वो जो तालिबान करते होते हैं, ठीक है, वो गन्स लेके अंदर हमारे कीमती माओं के कीमती बेटे फौजी वो शहीद कर देते हैं, वो होता है हमला। ये तो वो बस जज्बात में बहे हुए नौजवान थे, उन्होंने आग लगा दी। उसका मैं कह रहा हूँ कार्य सरकार की मुदाखलत का एफआईआर काटे, मगर उसमें भी कैद की सजाएं हैं। वो ये नहीं है कि उस मुकदमे में सजाएं नहीं होती। और दूसरी बात, अगर अब्दुल्ला भाई हमने ये म्यार रखना है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला दहशतगर्दी है और उसका फौरन मिलिट्री कोर्ट्स बनता है, वो कोर कमांडर हाउस है। हमारे पीटीवी की इमारत पर हमारे फौजी जवान जाके कब्जा करते रहे हैं। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब्जा करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ियां लगा के निकालते रहे हैं। जी। क्या वो हमारी रियासती इलामतें नहीं हैं? आप करें तो जिसने किया हो उसको अदालत ने सजाए मौत दी हो, वो मफरूर रहे, मरे, और आप उसको मुल्क में लाकर गार्ड ऑफ ऑनर देकर परचम में लपेट के दफनाएं। हम करें तो आप हमें मिलिट्री कोर्ट ले जाए। मतलब यार, इसका मतलब है फिर दोहरा म्यार है ना। आप कहते हैं कि हम इस मुल्क के नाउज़ बिल्ला अल्लाह मियाँ है, हम जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। जिस दिन हमारी आंखों में आंखें, ब्लडी सिविलियंस आंखों में आंखें डालोगे तो ये मिलिट्री कोर्ट्स हम तुम्हारे लिए खोल के बैठे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आपको मिली हैं कि आप अपने इदारे के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रख सकें, जो कि वाकई बहुत जरूरी होता है फौज जैसे इदारे के लिए। लोग वेपन उठाते हैं, वहां पे डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो तो मलेशिया बन जाएगी। लेकिन सिविलियन का ट्रायल उस आर्मी एक्ट के तहत भी सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, वो है कि कोई सिविलियन किसी सर्विंग फौजी के साथ मिलके कोई जासूसी कर रहा हो या कोई अंदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, ठीक है, तो वो उसके ऑर्बिट में आ जाएगा और फिर उसका ट्रायल होगा। अदरवाइज नहीं हो सकता। इवन कि आपने टीटीपी के दहशतगर्दों का जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना था, जिन्होंने हमारे 143 बच्चे शहीद कर दिए पेशावर में, जिन्होंने हजारों हमारे फौजी माओ के बेटे इतने शहीद किए हुए, उनका भी जब आपने ट्रायल करना था तो आपने अमेंडमेंट की। वो दहशतगर्द थे, उनके लिए भी आपको आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ी विद सनसेट क्लास के 2 साल तक ये एक्टिव रहेगा। यहां पर ना आपको आइन में तरमीम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आप एक सियासी एहतजाज पर आप उठा के लोगों को लेके जा रहे हैं कि हम ट्रायल करेंगे। लाइक दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ। अच्छा, सभी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो अब मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, वो क्या ट्रेंड आगे आने वाले दिनों में सेट करने जा रहा है फॉर अदर मिलिट्री ऑफिसर्स एंड फॉर अदर लीडिंग लाइक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? क्या करने जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में? दिसंबर 15 से गालिबन उनका ट्रायल का आगाज़ हुआ है और कुछ खबरें ये भी हैं गर्दिश में कि 20 जनवरी तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा ट्रायल। सदाकत कितनी है और होने क्या जा रहा है? अच्छा, उनका बिल्कुल उनमें मिड ऑफ दिसंबर में उन पर फर्द जुर्म आयद होगी थी। उसके बाद वो ट्रायल शुरू हुआ है
और देखिए हमें ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 20 जनवरी को कंक्लूड होने जा रहा है। मुझे जो अभी लास्ट पता चला था कि अभी जो प्रोसिक्यूशन की साइड के विटनेस हैं जी, वो अभी एग्जामिन हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में, और ये भी कुछ दिन पहले तक मेरे पास यही इत्तला थी। अभी लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, पिछले अगर 4-5 दिन में कुछ और डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे मैं नहीं उससे आगाह। लेकिन फैज़ हमीद साहब, मेरा तो सवाल ही ये है, मैं नहीं कहता कि वो इनोसेंट हैं, ठीक है, आल्दो मैं इस टाइम उनके खिलाफ को वीलॉग्स नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यार ठीक है, अब एक रिटायर्ड बंदा अब मिलिट्री कोर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जब ताकत में था तो हमने कर ली ना उस पर बात, वो भी जो कर सकता था उसने कर ली, ठीक है। अब एक मरे हुए हाथी को, जिसे कहते हैं हम ठोकरें मार के खुद को टीपू सुल्तान कहलवाएंगे, तो यार मतलब बड़ी शर्म का मुकाम है, ठीक है। मैं गिरे हुए दुश्मन को मारने पर नहीं यकीन रखता। आल्दो तो फैज़ हमीद तो खैर मेरे दुश्मन भी नहीं थे, लेकिन खैर उनके दौर में मैंने उनको भुगता, खैर मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, कभी भी अपनी ज़ात मैटर नहीं करेगी। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि भाई फैज़ हमीद को जिस जुर्म पर अब ट्राई किया जा रहा है, वो जुर्म 2016-17 में हुआ जी, एग्जैक्टली। उस वक्त वो मेजर जनरल थे। यस, जिस तरीके से आपने मिलिट्री कोर्ट्स को डिफाइन किया, वही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत के पॉलिटिकल वर्कर्स को कैद कर देती है, फिर जब पॉलिटिकल वर्कर्स की हुकूमत आती है तो दूसरों को कैद कर देती। आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर इसी तर्ज की पॉपुलिज्म की सियासत और रिवेंजफुल एंड विंडिक्टिव एंड एक जिसे कहते हैं इंसाइटमेंट टूवर्ड्स हेट्रेड की सियासत चलती रहेगी? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई नज़र नहीं आ रहा, एंड उसकी वजह हमारी सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों हैं। सियासतदान इक़्तिदार के लिए हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट फिर उनको इक़्तिदार के बदले में ये कहती है कि अब आपने अब्दुल्ला को रगड़ना है, क्योंकि अब्दुल्ला की सियासी जमात हमें पसंद नहीं रही, और माजी में अब्दुल्ला की सियासी जमात भी उन्हीं की जमात होती है। तो वो जो सियासी पार्टी होती है वो ये सोचती है कि चलें इस्टेब्लिशमेंट में भी काम करो और अपना भी स्कोर लेवल करो, क्योंकि अब्दुल्ला के दौर में हमें भी बड़ा रगड़ा लगा था। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये कारमा है, और मैं ये कहता हूँ कि ये कारमा नहीं है, ये एक विशियस साइकिल है, ठीक है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने हर जमात को डाला हुआ है, और हर कुछ साल बाद जो जमात इक़्तिदार में होती है उसकी मार खाने की बारी आती है, और जो मार खा रही होती है उसको वो ला के कुर्सी पे बिठा देते हैं, और वो इसी में बड़े खुश होते थे कि चले 2-3 साल की ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, हमें झंडे वाली गाड़ी भी मिल गई है, ठीक है, और चलो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की अलाय पार्टी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको छोड़ भी दिया। जैसे अभी लाहौर में भी एक जमात तैयार हो रही है जहांगीर खान तरीन की और अलीम खान की। हाँ। आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे उनको भी कोई ना कोई हुकूमत में मिनिस्ट्रियाँ मिलने में। इस अभी भी तो उन्होंने लड़ा ये इलेक्शन, ठीक है, जी। वो इस्तेकाम पाकिस्तान, ठीक, तो वो इस तरह की तैयार करते रहते हैं, और हमारी सियासी जमातें ये मारें खाती रहती हैं, और फिर एक बेख्तियार इक़्तिदार के बदले उनकी गोद में बारी बारी जाके बैठते हैं, और एक दूसरे से नफरत करते हैं, कभी एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते। विल ऑफ पीपल की जगह विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे जब तक बने रहेंगे, ना मुल्क में डिलीवर कर सकेंगे, ना अपनी जमातों की रूट्स मजबूत कर सकेंगे, तो वो फिर अब क्या ये नफरत का वो साइकिल है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। असद भाई, यू हैव ऑलवेज स्पोकन अगेंस्ट मिलिटेंसी इन पाकिस्तान, against Taliban and against these terrorist organizations and terrorists in Pakistan. What do you think the future would be when we talk about Talibanization in Pakistan, and particularly when we talk about Khyber Pakhtunkhwa जैसा region, and अब तो हमने सदर्न पंजाब भी देखा है, अब कराची भी देखा है, क्या आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है, and what can be the end to it, और how can there be an end to it? क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि हम तो बस बात करने ही जा रहे थे, तो हमें बस पीछे बुला लिया उन लोगों ने। देखिए खैर, मैं इमरान खान साहब के ये व्यूज़ बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, और इसका देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि
यहाँ पे हर कुछ अर्से बाद कभी ये डायलॉग करने लग जाते हैं उनसे, कभी ये फिर कहते हैं हमने जंग करनी है उनसे। मेरे ख्याल में स्टेट की अपनी पॉलिसी में क्लैरिटी चाहिए। दो चीज़ें स्टेट को करनी होगी, क्योंकि माजी में ये भी हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। तो एक तो अगर आपने इनसे लड़ना है तो फाइट टिल एंड, ये बीच में ब्रेक ना लें। दूसरी चीज़, खुदारा ये तंजीमें बनानी छोड़ दें, इस माशरे को नॉर्मल होने दें, लोगों में टॉलरेंस आने दें, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करें, डिस्करेज मत करें। 24 करोड़ लोग फौज की रेजिमेंट नहीं होते, उसमें हर तरह का इंसान होता है। रेजिमेंट में डिसिप्लिन चाहिए होता है, रेजिमेंट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सियासी ख्यालात नहीं रख सकते, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो अपने कमांडर का हुक्म नहीं मानेंगे। तो उधर तो इट मेक सेंस, लेकिन 24 करोड़ का मुल्क रेजिमेंट नहीं होता। हर यहाँ पे आप सवाल करेंगे तो आपके ऊपर ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लग जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज परवान चढ़ा रहे हैं। आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग अलाउ करें। 24 करोड़ लोग हर तरह की सोच वाले लोग होते हैं, उनको अपनी सोच के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने दें, अपने नजरियात का इजहार करने दें। आपने एक वो नेशनल एक्शन प्लान साइन किया 2014 में, बताइए उसके किसी एक पॉइंट पर आपने अमल किया? जीरो। क्या उसके बाद आपने 2014 में डिसाइड किया कि दोबारा किसी, जिसे कहते हैं मजहबी ग्रोह को, इंतहा पसंद ग्रोह को रियासत सपोर्ट नहीं करे देगी और बनने भी नहीं देगी? क्या उसके बाद 2017 में आपने जमात दावा और लश्कर तैयबा को मिली मुस्लिम लीग में कन्वर्ट करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़वाया था, जब कुलसूम नवाज साहबा इलेक्शन लड़ रही थी लाहौर में? जस्टिफाई भी तो करना होता है एक चीज को। जी, क्या आपने 2017 के एंड में टीएलपी नहीं बनाई? ठीक है, पाकिस्तान का एक हिस्सा आज भी आप कॉन्वॉय के बगैर नहीं जा सकते हैं। आज भी पाकिस्तान का, जो कि वर्ल्ड पूरा रिकग्नाइज करता है कि पारा चिनार इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द ग्लोब, वहां पे आप कॉन्वॉय के बगैर नहीं जा सकते। इसमें क्या ही हुकूमत का फायदा है कि वहां पे मिलिटेंट्स इंक्रीज होते जाएं, वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंक्रीज होता जाए और ब्लडशेड होता जाए, क्योंकि अब तो एक आम से बंदे को भी यही नजर आ रहा है कि कोई ना कोई हुकूमत का फ़ायदा ही है जिसकी वजह से ये वहाँ पे चल रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत के इख्तियार में हो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना, वो कासिर है इसको कंट्रोल करने से? देखें, इसका आगाज़ भी उस इलाके में हमारी रियासत ने किया था जी, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर आया कि नॉर्थ वजिस्तान में हक्कानी नेटवर्क बैठा हुआ है, उसको निकालने exactly. और आपने एक डमी ऑपरेशन वहाँ पे करना था, तो आपने उनको रीलोकेट किया। यस, ठीक है, पारा चिनार उक्कर एमरजेंसी वाली साइड पर, और वहाँ पे लोकल्स ने, स्पेशली जो शिया सेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने रेजिस्ट किया इस चीज़ को कि हम अपने इलाके में इनको नहीं आने देंगे। और वहाँ से पहली लड़ाई का आगाज़ हुआ कि उन तालिबान ने लोकल जो शिया गांव थे उनको पहाड़ियों की टॉप से अटैक करना शुरू किया। वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई और फिर ये उस लोकल आबादियों में भी सेक्टेरियन डिवाइड में कन्वर्ट होगी, और वो आज तक जारी है। और आप रियासत ने आज तक उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उस इलाके को डीवेपनाइज करने की कोशिश नहीं की। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं किया कि दोनों जो बड़े सेक्ट्स हैं उनमें आपस में, उनके बड़ों में तस्फिया करवाएं, मामलात ख़त्म करवाएं, और फ्यूचर के लिए अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं, कोई उमूमन वहाँ पे प्लाटों के झगड़े भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, तो उनको भी रेजोल्यूशन का फोरम स्टेट हो। अच्छा, असद भाई, where do you think Imran Khan's politics and Pakistan Tehreek-e-Insaf's politics is going to head in the year 2025, and in which month do you think Khan Sahab is coming out? I think मार्च के बाद किसी वक्त खान साहब के मुझे आने का इम्कान लगता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में ये साल पीटीआई का कमबैक शुरू हो जाएगा। इस साल इक़्तिदार की तरफ उनका वापसी का सफ़र शुरू होगा इस साल। अब ये देखने वाला है
कि दो चीज़ें मेरे लिए अभी तक भी मैं उनको समझने की और स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो निज़ाम है इसने ज़रूर गिरना है। ये देखना है कि ये गिरेगा कैसे और इससे अगला क्या निज़ाम होगा। People like Faisal Wada and other people in Islamabad are saying कि बिलावल will come into power. देखें, वो एक नेशनल गवर्नमेंट की एक काफ़ी अरसे से बात चल रही है, काफ़ी अरसे लाइक पिछले 2-3 माह से। उसमें अभी तक इमरान खान साहब एग्री नहीं हुए जी। तो वो अगर हो तो शायद प्राइम मिनिस्टर कोई और आए और वो भी मेरा नहीं ख्याल बिलावल भुट्टो साहब होंगे। वो हो सकता है कोई आपके यहीं से लाहौर से हों। ओके, ठीक है, जो कि बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के। आप समझ लें कि कम से कम इस हुकूमत में अगर कोई एक शख्स बाख्तियार है तो वो वही है। ये उनके शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है। इसके बाद भी अगर आप नाम नहीं ले रहे, मैंने सारे आपको हिंट दे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक नेशनल गवर्नमेंट की ख्वाहिश है जो अभी तक नहीं उस पर कंसेंसस हुआ। तो अब आपको ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं दो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ कि एक ये निज़ाम गिरना कैसे है और जो नया निज़ाम है वो क्या आना है। अब नया निज़ाम या तो यही है कि नेशनल गवर्नमेंट और कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाए, या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए, या फिर मार्शल लॉ लग जाए। और नए इलेक्शन का जो मैंने अभी तक जितना मैंने चेक किया है, नए इलेक्शन का कहीं पर इम्कान नहीं है। अगर पीटीआई के साथ कोई डील हुई भी और पीटीआई को इक़्तिदार देने का फैसला भी हुआ, तो एक हिंट आपको दे रहा हूं, आप ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे नजर रखिएगा, वहां से रिजल्ट रिवर्स होने लग जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके। तो वो इन हाउस ही जो बैलेंस है जी, वो चेंज हो जाएगा। ओके। तो ऑलरेडी ये जो हुक्मरान जमाते हैं सबके पास मेजॉरिटी नहीं है, सब Blink माइनॉरिटी नहीं है, बिल्कुल जी। ठीक है, तो वो फिर काफी ज्यादा माइनॉरिटी में चली जाएंगी। असद भाई, my last one to you would be, why choose the field of journalism in Pakistan, and specifically choosing the field of journalism back in 2005 जब हालात और भी तंग थे और मुश्किलात सहाफ़ियों के ऊपर और भी ज़्यादा थी, तो why do you think उस दौर के अंदर चूज़ किया आपने ये प्रोफेशन? अच्छा, चूज़ तो मैंने खैर मुझे शुरू से था इस प्रोफेशन में आने का शौक। मेरी मदर स्कूल टीचर हैं, रिटायर्ड। तो मैं बहुत छोटा था, आपको शायद थोड़ी हैरत होगी, मैं बिल्कुल अपनी इनिशियल उस पर था। तो हमारे घर में अखबार अम्मा लाया करती थी और स्कूल में पढ़ाती थी तो लाती थी। हम वो अखबार पढ़ने की शौकीन थी। मुझे याद है उस वक्त भी वो कॉलम पढ़ा करती थी बड़े शौक से बैठ के। तो वहाँ से मुझे ये चस्का पड़ा। फिर उसके बाद मेरे घर में अखबार मेरी वजह से लगी थी। और जहाँ तक बात रही 2005 में, तो जाहिर बात है मुझे शौक था, तो जैसे ही मौका मिला मैं आ गया इस प्रोफेशन में। लेकिन आपने कहा कि उस वक्त मुश्किलात ज़्यादा थी, मेरे ख्याल मुश्किलात अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। उस दौर में मार्शल लॉ में भी हम कुछ ना कुछ हद तक कुछ बातें कह लेते थे, उस मार्शल लॉ के को क्रिटिसाइज भी कर लेते थे, जिस हद तक रेजिस्ट कर सकते थे रेजिस्ट भी कर लेते थे। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप बात नहीं कर सकते, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत सी एथनिसिटीज़ हमें पता है कि वो नहीं मेन स्ट्रीम पर रिपोर्ट हो सकती, अलाउ कोई नहीं करेगा। इवन कि जो यूट्यूब पर भी करेंगे उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में रहेगी। ठीक है, एंड इस वजह से ही मुझे ये फील होता है कि अब हालात पहले से बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आप बलोचों पर बात नहीं कर सकते। और इवन कि लाइक इतना ये अब ऑब्वियस हो गया है कि इस्लामाबाद में कोई प्रोटेस्ट होता है या उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो बहुत से सहाफ़ी दोस्तों को मैं कॉल करता हूँ कि आओ कवर कर लें, तो वो फिर भी नहीं आते। और बाद में कहीं मुलाकात और मैं गिला करूँ तो वो कहते हैं यार वो चलनी तो है कोई नहीं थी। ठीक है,
तो उनको खुद से पता कि यार हम कवर करके ले भी आएंगे तो कौन सा ऑफिस में चल जानी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब मुश्किलात ज़्यादा हैं, अब सेंसरशिप बहुत बदतरीन, वो जिसे कहते हैं ना वो बुलंदियों पर है। तो ऐसे में मुश्किलात बढ़ गई हैं और अब कम से कम मुझे नहीं लगता कि कम से कम मैं किसी को एडवाइस करूं कि वो इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जर्नलिज्म होना चाहिए, जो हकीकी जर्नलिज्म है, अगर आप वो करना चाहेंगे तो आपकी ही नहीं आपके अहले खाना की ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी जाएगी। और अगर आप वो नहीं करना चाहेंगे, आप आके सिर्फ पीआर करने आ रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आप खुद को जर्नलिस्ट मत कहेंगे। तो फिर इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने जर्नलिज्म करना है, आपको जर्नलिज्म का पैशन है, तो कुछ और कर लें। जर्नलिज्म करने के लिए आपको अपना वो पैशन पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने इनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। On this note, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। And we have the prime example over here, Asad Ali Toor Saab. Asad bhai, thank you so much for your time.